नमस्कार दोस्तों, राहुल गांधी से जब कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में हसदेव जंगल के मुद्दे को लेके एक स्टूडेंट ने सवाल पूछा तो राहुल गांधी ने कहा कि जल्द ही हमारी पार्टी इस मुद्दे को लेके कोई सोल्यूशन निकालेगी। छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री टी.एस. सिंहदेव ने कहा था कि जब जंगल का एक भी पेड़ कटेगा तो पहली गोली मैं खाऊंगा, लेकिन जब लड़ने का समय आया तो ये पीछे हट गए। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि अगर देश को बिजली चाहिए तो कोयले की जरूरत तो पड़ेगी ही, बस इसमें नियम का उल्लंघन नहीं होना चाहिए। लेकिन भूपेश बघेल ने खुद नियमों का उल्लंघन किया है। हसदेव जंगल को बचाने के लिए वहां के लोगों ने 2021 में 300 किलोमीटर पैदल चल के रायपुर पहुंचते हैं छत्तीसगढ़ के सीएम और राज्यपाल से मिलने के लिए। और वहां जाने के बाद लोगों को ये आश्वासन मिलता है कि हम इसकी जाँच करवाएंगे, लेकिन आज 4 साल बीतने वाला है और जाँच सिर्फ कागजों में चल रहा है। छत्तीसगढ़ के हाई कोर्ट ने राज्य सरकार से पूछा कि अगर भूमि अधिग्रहण का प्रोसेस रद्द हो जाता है तो क्या आपने जो पेड़ काटे हैं उसे फिर से जिंदा किया जा सकता है। हसदेव अरण्य जंगल को 2 बार अलग अलग सरकारों ने नो गो जोन की कैटेगरी में डाल के हसदेव जंगल में माइनिंग के लिए प्रतिबंध लगाने के बावजूद भी पार्टी और कॉर्पोरेट के फायदे के लिए इस क्षेत्र में माइनिंग करने के लिए परमिशन दे दिया। देखिए, आपने पिछले 3-4 सालों से हसदेव जंगल को लेके सोशल मीडिया में आदिवासियों का प्रोटेस्ट तो देखा ही होगा, लेकिन आज तक इसको लेके विवाद खत्म नहीं हुआ है। और आदिवासियों का एक समूह इस जंगल को बचाने के लिए देश के हर विभाग में अपनी बातें रख रहा है। हर तरह से हसदेव जंगल में होने वाले माइनिंग को रोकने के लिए लड़ाई लड़ रहा है, लेकिन हर जगह लोगों की बातों को अनदेखा करके इनकी बातों को क्यों दबाया जा रहा है। आखिर ऐसा कौन सा खजाना छिपा हुआ है हसदेव जंगल में जिसकी चाहत में भारत सरकार, छत्तीसगढ़ सरकार, राजस्थान सरकार और अडानी इंटरप्राइज इस प्रोजेक्ट के पीछे हाथ मुंह धो के पड़े हैं। इस वीडियो में हसदेव जंगल से जुड़ा पूरा मामला आपको पता चल जाएगा। सरगुजा में हसदेव जंगल के काटे जाने का लंबे समय से विरोध के बावजूद वन विभाग ने 43 हेक्टेयर में फैले घने जंगल को काट दिया। हसदेव अरण्य मामले पर सरगुजा के घने जंगलों की बलि राजस्थान विद्युत निगम मंडल को कोयले की पूर्ति करने के लिए दे दी गई। हसदेव अभयारण्य के ऊपर अडानी नाम के ठग दागे। वहीं दूसरी ओर भाजपा कांग्रेस एक दूसरे पर आरोप लगाकर राजनीतिक रोटी। हसदेव जंगल कट रहा है तो आज टी.एस. बाबा कहाँ है? देखिए, ये है छत्तीसगढ़ और छत्तीसगढ़ के अंदर है हसदेव अरण्य जंगल और ये जंगल कोरबा, सरगुजा और सूरजपुर जिले के बीच में है। और इसी जंगल को लेके पिछले 10 सालों से विवाद चल रहा है। दरअसल 2009 में ये पूरा जंगल नो गो जोन की कैटेगरी में था और इस क्षेत्र में खनन अलाउ नहीं था। और छत्तीसगढ़ में 58 मिलियन टन कोयला का भंडार है और पूरे देश में मौजूदा कोयले के भंडार का लगभग 21% कोयला छत्तीसगढ़ में है। और अकेले हसदेव अरण्य में छत्तीसगढ़ के कुल कोयला भंडार का लगभग 10% हिस्सा इस जंगल के अंदर है। और भारत सरकार का मानना है कि अगले 100 सालों तक के लिए छत्तीसगढ़ में कोयला उपलब्ध है। इसलिए बीजेपी, कांग्रेस, अडानी इस प्रोजेक्ट के पीछे हाथ मुंह धो के पड़े हैं। तो भैया 2009 में छत्तीसगढ़ में बीजेपी की सरकार थी और बीजेपी की तरफ से रमन सिंह छत्तीसगढ़ के सीएम थे। और उस समय देश में कांग्रेस की सरकार थी और कांग्रेस की तरफ से मनमोहन सिंह देश के प्रधानमंत्री थे। और 2009 में मनमोहन सिंह पर्यावरण मंत्रालय का भी कार्यभार संभाल रहे थे। और उसी समय छत्तीसगढ़ के सीएम रमन सिंह ने 3 कोयला ब्लॉक को खोलने के लिए देश के पर्यावरण मंत्रालय से सिफारिश किया था। वैसे तो लॉजिकली कोयले के खनन के लिए कोयला मंत्रालय से सिफारिश करना था, लेकिन पर्यावरण मंत्रालय से सिफारिश करने के पीछे का कारण ये था कि हसदेव अरण्य क्षेत्र का जो पूरा जंगल है वो नो गो जोन की कैटेगरी में आता है और नो गो जोन में खनन करने का अलाउ नहीं है। इसलिए उस समय मनमोहन सिंह ने छत्तीसगढ़ के सीएम रमन सिंह के प्रस्ताव को रिजेक्ट कर दिया। लेकिन रमन सिंह इस रिजेक्शन के बाद भी रुके नहीं। इन्होंने 1 साल बाद यानी कि 2010 में फिर से तीनों कोयला खदानों को खोलने के लिए पर्यावरण मंत्रालय से सिफारिश कर दिया। और इस बार थोड़ा सा ट्विस्ट ये आ गया कि 2009 के बाद पर्यावरण मंत्रालय का कार्यभार जयराम रमेश संभाल रहे थे और इन्होंने 23 जून 2011 को 3 कोयला ब्लॉक, फर्स्ट में तारा, सेकंड में परसापुर और थर्ड में कंताबेसन कोल ब्लॉक को खोलने के लिए मंजूरी दे दिया। और यहीं से हसदेव जंगल की बर्बादी की शुरुआत हुई। और इस बर्बादी में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री रमन सिंह, भूपेश बघेल, विष्णुदेव साय, राजस्थान सरकार, राहुल गांधी, गौतम अडानी और हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सबकी हिस्सेदारी है। देखिए, जब 2011 में जयराम रमेश ने इस क्षेत्र में खनन के लिए परमिशन दिया था तो उस समय जयराम रमेश और मनमोहन सिंह के बीच मल्टीपल डिस्कशन के बाद इस प्रोजेक्ट को मंजूरी दिया था। और हसदेव का जंगल नो गो जोन की कैटेगरी में आता था तो उस समय ये कह के परमिशन दिया था कि
भविष्य में इस प्रोजेक्ट के बाद और कोई दूसरे प्रोजेक्ट के लिए हम आपको परमिशन नहीं देंगे। और पर्यावरण मंत्रालय की तरफ से 2011 में फॉरेस्ट क्लियरेंस मिलने के बाद 2013 में गौतम अडानी की कंपनी ने परसापुर और केते बेसन में खनन का काम शुरू कर दिया। अब इसमें गौतम अडानी को ये प्रोजेक्ट कैसे मिला ये जान लीजिए। तो 2007 में ही छत्तीसगढ़ सरकार और राजस्थान सरकार के बीच परसा ईस्ट केते बेसन, जिसको शॉर्ट में PEKB भी बोलते हैं, इस क्षेत्र को खनन के लिए देने की बात हुई थी। और राजस्थान सरकार ने राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड को इस क्षेत्र में खनन के प्रोसेस को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी दिया था। और राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड ने 2011 में फॉरेस्ट क्लियरेंस मिलने के बाद PEKB से कोयला निकालने के लिए टेंडर जारी किया था। और इसी के थ्रू गौतम अडानी की कंपनी अडानी एंटरप्राइज को ये प्रोजेक्ट मिला था। और छत्तीसगढ़ की सरकार ने कोयला खनन के काम को 2 चरणों में डिवाइड कर दिया था। फर्स्ट चरण में 762 हेक्टेयर और सेकेंड चरण में 1136 हेक्टेयर के क्षेत्र को खनन के लिए शामिल किया था। और चरण 1 का काम 2013 में स्टार्ट होने से पहले ही वहाँ के लोकल आदिवासियों ने इस प्रोजेक्ट को लेके प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया। उसके बाद केंद्र सरकार ने जो फॉरेस्ट क्लियरेंस दिया था उसको 2012 में NGT में चैलेंज किया गया। उसके बाद NGT ने राज्य के वन विभाग से इस पर रिपोर्ट मांगा था। और इस पर राज्य सरकार की तरफ से ये बताया गया कि फर्स्ट चरण के खनन के लिए 81,886 पेड़ काटा गया है और सेकेंड चरण में खनन के लिए 17,460 पेड़ काटा गया है। जबकि विरोध कर रहे लोगों का कहना था कि पहले चरण में खनन के लिए 2 लाख से ज्यादा पेड़ों को काटा गया है और फ्यूचर में इस प्रोजेक्ट के कारण 4.5 लाख से भी ज्यादा पेड़ कटने की संभावना है। उसके बाद 2014 में NGT का फैसला आया और NGT ने 2011 में पर्यावरण मंत्रालय द्वारा दिए गए फॉरेस्ट क्लियरेंस को रद्द कर दिया और साथ में PEKB के क्षेत्र में जो खनन चल रहा था उसे भी रोक दिया। और NGT ने इस खनन के कारण हसदेव जंगल, यहाँ की नदियाँ, यहाँ पे रहने वाले जानवरों पर इस खनन का क्या असर पड़ेगा, इस पर एक अध्ययन कराने का आदेश दिया। लेकिन राज्य सरकार और अडानी एंटरप्राइज ने NGT के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील दाखिल कर दिया और सुप्रीम कोर्ट ने सेम ईयर ही NGT के फैसले पर रोक लगा दिया। लेकिन NGT ने जो अध्ययन कराने के लिए कहा था, इस बात को सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा। और सेम ईयर ही यानी कि 2014 में मोदी जी प्रधानमंत्री बनते हैं और इनके प्रधानमंत्री बनने के बाद 2015 से फिर से खनन का काम शुरू हो जाता है। और इसके बाद आदिवासियों के मल्टीपल प्रयास और प्रोटेस्ट के बाद भी आज तक खनन का काम रुका नहीं है और 2015 से ही नेताओं के झूठे वादे शुरू होता है। जब 2014 तक कांग्रेस की सरकार था तो उस समय राहुल गांधी ने इस प्रोजेक्ट को रोकने के लिए कुछ भी नहीं किया, बल्कि कांग्रेस ने ही इस प्रोजेक्ट को परमिशन दिया था। और 2014 में जब मोदी जी प्रधानमंत्री बनते हैं तब 2015 में राहुल गांधी मदनपुर गांव में जाके हसदेव अरण्य के सभी ग्राम सभाओं को संबोधित करते हुए ये कहते हैं कि वह लोगों के जल, जंगल और जमीन बचाने के संघर्ष में आदिवासियों के साथ है। ये तो हुआ राहुल गांधी की बात। अब बीजेपी के बारे में भी जान लीजिए। NGT और सुप्रीम कोर्ट दोनों ने ही 2014 में हसदेव अरण्य जंगल को लेके ICFRE से स्टडी करवाने को कहा था, लेकिन अगले 5 साल तक बीजेपी ने हसदेव जंगल को लेके कोई स्टडी नहीं करवाया। जबकि 2014 से 18 तक में छत्तीसगढ़ में बीजेपी की सरकार था और सेंट्रल में भी बीजेपी थी। और लोगों के काफी प्रोटेस्ट के बाद मई 2019 में हसदेव जंगल पर स्टडी शुरू हुआ और फरवरी 2021 में का रिपोर्ट आया। इस जंगल को लेके भारत के 2 संस्थाओं ने रिपोर्ट जारी किया था। फर्स्ट में वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने और सेकेंड में इंडियन काउंसिल ऑफ फॉरेस्ट रिसर्चर्स एंड एजुकेशन ने। और इन दोनों संस्थाओं ने इस क्षेत्र को लेकर स्पष्ट कहा है कि जो कोयला खदानें संचालित है उनको छोड़ के इस क्षेत्र में एक भी नया खदान खोलने से इन्वायरमेंट को बहुत नुकसान होगा। इसलिए इन दोनों संस्थाओं ने ये सलाह दिया था कि ये पूरा एरिया नो गो जोन डिक्लेयर कर देना चाहिए। और वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने तो बिल्कुल साफ कह दिया कि यहाँ हर तरह का नुकसान होगा, इसलिए माइनिंग की इजाजत नहीं होनी चाहिए। लेकिन ICFRE ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि स्ट्रिक्ट इन्वायरमेंटल सेफ गार्ड के साथ 4 ब्लॉक में खनन किया जा सकता है। फर्स्ट में तारा, सेकंड में परसा, थर्ड में PEKB और फोर्थ में केते एक्सटेंशन। लेकिन ICFRE ने अपनी रिपोर्ट में ये भी कहा कि स्ट्रिक्ट इन्वायरमेंट सेफ गार्ड का ध्यान नहीं रखा गया तो इन्वायरमेंट को बहुत ज्यादा नुकसान होगा। उसके बाद हसदेव जंगल को लेके वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग छत्तीसगढ़ के जंगल में मात्र 1% हाथी है, लेकिन यहाँ के जंगलों में हर साल 60 से ज्यादा लोग हाथियों के हमले से मारे जाते हैं। और इस रिपोर्ट में कहा गया है कि अगर यहाँ का जंगल काटा गया तो मानव और हाथियों के बीच का संघर्ष बढ़ सकता है, आदिवासियों का जीवन प्रभावित हो सकता है, यहाँ के मौसम में भी चेंजेस आएंगे और यहाँ का तापमान भी बढ़ेगा। और नए कोयला खदान को यहाँ खोलने की मंजूरी दिया गया
तो हाथी और मानव के संघर्ष की स्थिति को संभालना मुश्किल होगा। उसके बाद ये इलाका भोरमदेव वन जीव अभ्यारण्य और कान्हा टाइगर रिजर्व से भी जुड़ा हुआ है और अगर यहाँ खनन होता है तो इससे लगभग 6 से 8 गांव सीधे तौर पर उजड़ जाएगा और 18 से 20 गांव इस खनन से प्रभावित होगा। इसके अलावा 10,000 आदिवासियों का घर बर्बाद होने का डर है और हसदेव का जंगल मध्य प्रदेश के कान्हा क्षेत्र से लेकर झारखंड के जंगलों तक जुड़ा हुआ है और ऐसा माना जाता है कि हसदेव का जंगल मौसम परिवर्तन में काफी अहम रोल प्ले करता है और इसके बाद इस जंगल को मध्य भारत का फेफड़ा भी कहा जाता है। उसके बाद इस जंगल से निकलकर हसदेव नदी बहती है और इस नदी पर मिनी मता पांगो बांध बना हुआ है और इस बांध के कारण छत्तीसगढ़ के 4 जिलों की 4 लाख हेक्टेयर जमीन पर खेती होता है। उसके बाद छत्तीसगढ़ के 184 कोयला खदानों में से 23 हसदेव जंगल में है और ये एरिया 1,70,000 हेक्टेयर में फैला है जो कि दिल्ली से भी बड़ा है। और हसदेव अरण्य के जंगल में गोंड, लोहार, उरांव जैसे आदिवासी जनजातियों के 10,000 से ज्यादा लोगों के घर है। उसके बाद इस जंगल में 82 तरह के पक्षी, दुर्लभ प्रजातियों की तितलियां और 167 प्रकार के वनस्पति पाए जाता है। उसके बाद इस जंगल के कारण तेंदू का पत्ता बेच के हर आदिवासी परिवार को सालाना 60 से 70,000 रुपए की आमदनी होता है। और अगर यहाँ खनन का काम चलता है, आदिवासियों का घर, उनका अस्तित्व, उनका कल्चर सब खत्म हो जाएगा। इसलिए पिछले 10 सालों से वहाँ के लोग हसदेव जंगल को बचाने के लिए हर तरह से लड़ाई लड़ रहे हैं। लेकिन इस खनन के प्रोजेक्ट को लेके बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही पार्टियों का सेम रवैया है। 2018 में जब छत्तीसगढ़ में इलेक्शन हुआ तो बीजेपी वहाँ से चुनाव हार गई और कांग्रेस पार्टी की तरफ से 17 दिसंबर 2018 को भूपेश बघेल छत्तीसगढ़ के सीएम बने। उसके बाद इन्होंने कहा कि अगर देश को बिजली चाहिए तो कोयले की जरूरत तो पड़ेगी ही, बस इसमें नियम का उल्लंघन नहीं होना चाहिए। लेकिन जब पेड़ काटने का काम शुरू होता था तो पूरे गाँव को छावनी में बदल दिया जाता था। गाँव वालों का कहना है कि जिस दिन जंगल में पेड़ों की कटाई शुरू की गई उस दिन पुलिस ने गाँव को छावनी में तब्दील कर दिया और इन लोगों के घर 3:30 बजे रात पुलिस जाता है और पूरे घर को घेर लेती है और करीब 15 से 20 पुलिसकर्मी प्रत्येक घर में आवाज लगाते हैं और वो जैसे ही घर से बाहर आते हैं उनको उसी स्थिति में पकड़ के ले जाती है और पूरे दिन थाने में बिठा के रखती है और पेड़ काटा जाता है। और जो पूरे दिन बिना बगावत किए थाने में बैठा रहता था उसे शाम को पेड़ काटने के बाद पुलिस छोड़ देती थी। और इस लेवल का राजनीति चल रहा है छत्तीसगढ़ में। लोगों ने हसदेव जंगल को बचाने के लिए शॉर्ट्स वीडियो बनाए, रील्स बनाए, सीएम को ट्विटर में टैग करके हसदेव जंगल को बचाने की मांग की। लोगों ने काका, दादा, मामा, ताऊ काके जंगल को बचाने के लिए रिक्वेस्ट किया। छत्तीसगढ़ के मुखिया, हमारे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल काका, आप ला हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ कि हमारे हसदेव जंगल, हमारे छत्तीसगढ़ के छाती हसदेव जंगल एक बार बचा लो। लेकिन देश के किसी एक नेता ने भी इनकी बातों को सुनना तक जरूरी नहीं समझा। राहुल गांधी का 2015 से 16 में कहना था कि अगर छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार बनती है तो हम जंगल नहीं कटने देंगे। और 2018 में जब छत्तीसगढ़ में कांग्रेस का सरकार बना तो लोगों ने हसदेव जंगल को बचाने के लिए राहुल गांधी को चिट्ठी लिखा। उन्होंने जो चुनाव से पहले वादा किया था उनके वादे को भी याद दिलाया, लेकिन कुछ नहीं हुआ। आज से 2 साल पहले कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी ने राहुल गांधी को भारत और चीन के संबंध में लेक्चर देने के लिए बुलाया था और उस समय कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के एक स्टूडेंट ने हसदेव जंगल के मुद्दे को लेके सवाल पूछ लिया और उस समय हसदेव जंगल को लेकर राहुल गांधी ने कहा कि वहाँ पे जो प्रोटेस्ट चल रहा है वो जस्टिफाइड है और इस मुद्दे पर पार्टी के भीतर बात चल रहा है और जल्द ही इसका नतीजा दिखेगा। लेकिन कुछ नहीं हुआ। इससे पहले 2021 में पारसा कोयला खदान के आवंटन को रद्द करने की मांग को लेकर 350 से ज्यादा लोगों ने मदनपुर से रायपुर तक लगभग 300 किलोमीटर पैदल चल के सीएम भूपेश बघेल और राज्यपाल अनुसुईया उइके से मुलाकात की और आदिवासियों ने इस खदान की भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया को रद्द करने की मांग की। आदिवासियों ने अपनी तरफ से बताया कि हसदेव अरण्य का जंगल संविधान की 5वीं अनुसूची में आता है, जहां इस तरह के खनन के लिए ग्राम सभा की अनुमति जरूरी है। और ग्रामीणों का इस आरोप था कि जरूरी स्वीकृति हासिल करने के लिए राजस्थान सरकार ने फर्जी ग्राम सभा के दस्तावेज का उपयोग किया है। ग्रामीणों का ये भी कहना था कि जमीन अधिग्रहण करने के लिए कोल बेयरिंग एक्ट का उपयोग किया गया है, जबकि इसके लिए भूमि अधिग्रहण कानून का उपयोग किया जाना था। और इस पर आदिवासी समुदाय के लोग पैसा कानून का उल्लंघन बता रहे हैं। आदिवासियों के मुताबिक पंचायत एक्सटेंशन ऑन शेड्यूल एरिया यानी कि पैसा कानून 1996 के तहत बिना उनकी मर्जी के उनकी जमीन पर खनन नहीं किया जा सकता है। पैसा कानून के अकॉर्डिंग खनन के लिए पंचायत की मंजूरी जरूरी है और इसके लिए पंचायतों की मंजूरी जरूरी है। और इस पर आदिवासियों का आरोप है कि इस प्रोजेक्ट के लिए जो मंजूरी दिखाया जा रहा है वो फर्जी है और इस पर जांच होनी चाहिए। और उस समय राज्यपाल ने आश्वासन देते हुए कहा कि हम इसकी जांच करवाएंगे, लेकिन आज 4 साल होने को है और जांच कागजों में ही चल रहा है। आज देश में गरीबों का आवाज सिर्फ कागजों में ही दबके रह जा रहा है। टीएस सिंहदेव, इनका कहना था अगर हसदेव जंगल का एक भी पेड़ कटेगा तो पहली गोली मैं खाऊंगा। फिर कोई गोली बंदूक लेके आएगा तो मेरे को बुला लीजिएगा, पहला गोली मैं खाऊंगा, दूसरा आपको लगेगा। एक राय हुई हो
तो कोई भी चलाए गोली। और छत्तीसगढ़ के वन विभाग ने जो एनजीटी को पेड़ काटने का रिपोर्ट दिया है, उसके अनुसार 1 लाख से भी ज्यादा पेड़ कट चुका है। उसके बाद भी टीएस बाबा पहली गोली खाने नहीं आए। भूपेश बघेल कह रही कि टीएस बाबा जी बोल रहे हैं तो एक पेड़ का डंगाल भी नहीं कटेगा। तो टीएस बाबा जी हमको बोले थे कि आपका एकता अगर अच्छा रहेगा, मजबूत रहेगा, तो मैं पहला गोली मैं खाऊंगा। तो आज तो हमको टीएस बाबा जी की आज जरूरत है। हमारा हसदेव जंगल कट रहा है, तो आज टीएस बाबा कहाँ है? हसदेव अरण्य फॉरेस्ट दो बार अलग अलग सरकारों ने नो गो इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एरिया घोषित किया है। 2010 में 602 कोल ब्लॉक का अध्ययन हुआ था, जिसमें हसदेव एकमात्र ऐसा जंगल था जो 100% नो गो जोन की कैटेगरी में आया था। इसके बावजूद भी बीजेपी और कांग्रेस खनन के लिए परमिशन दे रहा है। 2011 में जब कांग्रेस ने खनन के लिए परमिशन दिया था, तो उसने उस समय कहा था कि के बाद इस क्षेत्र में खनन के लिए कोई परमिशन नहीं देंगे। लेकिन अभी समय बदल चुका है और अभी सेंट्रल में बीजेपी की सरकार है और 2018 से 2023 तक में छत्तीसगढ़ में कांग्रेस का सरकार था और भूपेश बघेल सीएम थे। और भूपेश बघेल ने चरण 2 के खनन के लिए 1136 हेक्टेयर के क्षेत्र को राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड को 6 अप्रैल 2022 को ही दे दिया है। को लेकर छत्तीसगढ़ के लोगों ने जम के प्रोटेस्ट किया। जिसके बाद भूपेश बघेल का ये बयान आया कि जो कोयला खनन का विरोध कर रहे हैं, वो सबसे पहले अपने घर का बिजली बंद। जो खदान चल रही है उसका एक्सटेंशन है, उसके लिए कर रहे हैं। तो मैं तो इसलिए बोल रहा हूँ आलोक शुक्ला जी को पहले अपने घर का बिजली, पंखा, कूलर, एसी बंद करें। उसको कोयला नहीं चाहिए, बिजली नहीं चाहिए। लेकिन ठीक 1 मंथ बाद इस प्रोटेस्ट को शांत करने के लिए छत्तीसगढ़ विधानसभा में जुलाई 2022 में हसदेव अरण्य में सभी कोयला खदानों की अनुमति को रद्द करने का प्रस्ताव पारित किया और सरकार ने कोयला खदानों को गैर जरूरी बताते हुए सुप्रीम कोर्ट में भी जुलाई 2023 में शपथ पत्र दिया ताकि इस प्रोजेक्ट को रोका जा सके। लेकिन नवम्बर 2023 में छत्तीसगढ़ में इलेक्शन हुआ और कांग्रेस चुनाव हार गयी और फिर से बीजेपी यहाँ चुनाव जीत जाता है। और बीजेपी के चुनाव जीतने के बाद से ही दूसरे चरण में खनन के लिए पेड़ कटने का काम शुरू हो गया है। लेकिन अभी तक इस मुद्दे को लेके कोर्ट का कोई भी फैसला नहीं आया है। हालांकि हाई कोर्ट ने कहा था कि अगर भूमि अधिग्रहण का प्रोसेस रद्द हो जाएगा तो क्या राज्य सरकार ने जो पेड़ काटा है उसे फिर से जिंदा किया जा सकता है। और इस पर कोर्ट ने राज्य सरकार को नोटिस भेजकर जवाब भी मांगा था। और सुप्रीम कोर्ट ने भी 2022 में अडानी एंटरप्राइज, केंद्र सरकार, राजस्थान सरकार और छत्तीसगढ़ सरकार को नोटिस भेजकर 4 सप्ताह के अंदर जवाब मांगा था। और अभी पूरा मामला कोर्ट में पेंडिंग है और कोर्ट का फैसला आने से पहले ही परसा ईस्ट केते बेसन में जो 762 हेक्टेयर के क्षेत्र में 137 मिलियन टन का जो कोयला था, वो सारा कोयला अडानी एंटरप्राइज ने निकाल लिया है। और इसके पीछे हमारे मोदी जी का हाथ है, क्योंकि इन लोगों ने खनन योजना का उल्लंघन किया है। जब शुरुआत में खनन के लिए इस क्षेत्र को छत्तीसगढ़ की सरकार ने दिया था, तो उस समय 10 मीट्रिक टन हर साल कोयला निकालने का बात हुआ था और 15 साल तक खनन करने का बात हुआ था। लेकिन इन लोगों ने 8 साल में ही पूरा कोयला निकाल लिया। और ये कोयला 8 साल में ही कैसे निकाल लिया, ये जान लीजिए। दरअसल 2018 में एमडीओ ने खनन की मात्रा को बढ़ाने के लिए सरकार से रिक्वेस्ट किया था और सरकार ने इस मात्रा को बढ़ा के 15 मीट्रिक टन पर एनम कर दिया था, जिसकी वजह से जो कोयला 15 साल में निकलना था वो 8 साल में ही निकल गया। वो कोयला 8 साल में ही अडानी एंटरप्राइज ने निकाल लिया। और जब 2018 में खनन की मात्रा को बढ़ाने के लिए सरकार से आवेदन किया था, तो उस समय सेंट्रल में मोदी जी थे और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पार्टी के भूपेश बघेल सीएम थे। और इस घोटाले में कांग्रेस, बीजेपी, अडानी, राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड सब ने मिल के पब्लिक को चुना लगाया है। और 2022 में राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड MOEF को पत्र लिखकर ये दावा कर रहा है कि उस क्षेत्र में 137 मिलियन टन कोयला नहीं था। हमने जो पहले स्टडी किया था वो गलत है। इस खदान में तो 82 मिलियन टन ही कोयला था। और इस पर इन्होंने कारण बताया कि खदान में स्लोप होने के कारण कोयले का हाइट कम हो गया, जिसकी वजह से कोयले की मात्रा घट गया। हमारे देश में नेता जब पावर में होते हैं तो उस समय उद्योगपतियों को सपोर्ट कर रहे होते हैं और पावर जाने के बाद ये जनता के सपोर्ट में आ जाते हैं। मजे की बात यह है कि राहुल गांधी जो हर समय गौतम अडानी के खिलाफ बयानबाजी करते हैं और उनकी ही कंपनी को कांग्रेस ने टेंडर दे रखा है। और हसदेव की जंगल की बर्बादी में सबकी बराबर की हिस्सेदारी है। और अब कोर्ट का फैसला आने के बाद ही शायद कुछ हो सकता है, क्योंकि सरकार को जंगल बचाने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो भैया थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।